पिताजी उन्होंने मुझे चलना सिखाया। जब मैं बैसाखी से चलती नहीं थी तो मुझे कहते थे एक राउंड अगर यहाँ से यहाँ काटेगी तो मैं तुझे 25 पैसे दूंगा। उस समय 25 पैसे की वैल्यू बहुत हुआ करती थी, तो मैं 25 पैसे की लालच में बिना गिरे बैसाखी से राउंड काटा करी थी। इस तरीके से मैं चलना सीखी। 3.5 साल की उम्र में उन्होंने मुझे बैसाखी दी और वो कहते हैं कि जब हम तुझे कहते थे तू राउंड काटी थी तो। लेकिन ज़िंदगी बहुत उसके बाद पापा जी ने बहुत किया, तो बहुत अच्छी चल रही थी पापा जी के साथ, लेकिन अचानक से भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, उन्होंने अचानक से पापा को हार्ट अटैक हुआ और पिताजी मेरे नहीं रहे। मम्मी ये देख के कोमा में चली गई, बिल्कुल एकदम डिप्रेशन हो गई। तो फिर उस समय लगा कि यार ज़िंदगी कैसे कटेगी। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का खास कार्यक्रम खास बात खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज मेरे साथ खास मेहमान है और किसी शायर ने, किसी विद्वान व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी कि अगर आपको अपनी मंजिल, अपने मुकाम तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और बहुत मुश्किल से ये सब कुछ हो पाता है। हालांकि कहने के लिए बहुत आसान है, सुनने के लिए बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। मेरे साथ एक ऐसी ही युवती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जद्दोजहद की है और आज इस मुकाम तक पहुंची हैं कि दूसरों के लिए आज कुछ कर पा रही है। महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत नज़ारा हम आपको बताएंगे, उनकी ज़ुबानी उनकी कहानी सुनवाएंगे, लेकिन जो कुछ मुझे मालूमात है उनके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। नाम है रुचि चतुर्वेदी, उम्र 39 साल। पैदाइश के 2.5 महीने के बाद एक इंसिडेंट हुआ, बुखार आया तो पोलियो की बीमारी से ग्रसित हो गई। उसके बाद से पढ़ाई की एक तमन्ना थी, एमए एलएलबी किए हुए हैं, संगीत में महारत हासिल है, कई अवार्ड इनके नाम में है। इसके साथ ही सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम के साथ साथ जो अब कारपेंटिंग का काम होता है उसे भी सीखने की कोशिश कर रही हैं। अभी बात करेंगे। फ़िलहाल इनके लिए एक ख़ास चीज़ और बता दूं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी ज़िंदगी का कठिनाइयों का सफ़र तय कर यहाँ तक पहुँची हैं। और इसके साथ ही जो अशिक्षित बच्चे होते हैं, जो परिवार से काफ़ी सारे कमज़ोर होते हैं, उनके लिए भी उन्हें भी पढ़ाती हैं जब वक्त मिलता है। हालांकि बुटीक है इनका, सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाती हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह का, अगर मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछूं, जब आप 2.5 साल के थे, 2.5 महीने के थे तो आपकी टांगों पोलियो हो गया, तो उसके बाद से किस तरीके का आपकी लाइफ रही? पिताजी क्या करते थे? किस तरीके से आपकी सपोर्ट रही? क्या क्या था सब कुछ? जब मैं 2.5 महीने की थी तो मुझे पोलियो हो गया था। तो मेरे पिताजी रेलवे में थे और वो थे जो कोयला झोंकते हैं ना इंजन में, वो काम किया करते थे। तो जब भी वो कहीं गाड़ी पे जाते थे कोई बता देता था कि आप अपनी बेटी को इस वैद्य को दिखाइए, इस हकीम को दिखाइए, इस डॉक्टर दिखाइए। मेरे पिताजी ने ऑल ओवर इंडिया में शायद कोई वैद्य और हकीम नहीं छोड़ा होगा जहाँ मुझे नहीं दिखाया। पहले मेरे हाथ और पैर दोनों ही ख़राब हो चुके थे, लेकिन जयपुर में भी मेरे पिताजी ने दिखाया, वहाँ उन्होंने मालिश वगैरह कराई तो मेरे पैर इस काबिल हुए, हाथ चले, मेरी आवाज़ आई, तो मैं इस काबिल हो गई कि मैं चलने बैसाखी ला के दी उन्होंने मुझे, और मैं बैसाखियों से उन्होंने मुझे चलना सिखाया। जब मैं बैसाखी से चलती नहीं थी तो मुझे कहते थे एक राउंड अगर यहाँ से यहाँ काटेगी तो मैं तुझे 25 पैसे दूंगा। उस समय 25 पैसे की वैल्यू बहुत हुआ करती थी, तो मैं 25 पैसे की लालच में बिना गिरे बैसाखी से राउंड काटा करी थी। इस तरीके से मैं चलना सीखी। 3.5 साल की उम्र में उन्होंने मुझे बैसाखी दी और वो कहते हैं कि जब हम तुझे कहते थे तू राउंड काटी थी तो। लेकिन ज़िंदगी बहुत उसके बाद पापा जी ने बहुत किया, तो बहुत अच्छी चल रही थी पापा जी के साथ, लेकिन अचानक से भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, उन्होंने अचानक से पापा को हार्ट अटैक हुआ और पिताजी मेरे नहीं रहे। मम्मी ये देख के कोमा में चली गई, बिल्कुल एकदम डिप्रेशन हो गई। तो फिर उस समय लगा कि यार ज़िंदगी कैसे कटेगी। बहन भी पढ़ाई कर रही थी, मैं भी, भैया भी। तो बड़ी बहन जो है वो अपने से छोटी क्लास को पढ़ाती थी तो अपनी फ़ीस जमा करती थी। मैं जैसे 7th में थी तो मैं 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगी। भैया की पढ़ाई के ये पैसे थे। ऐसे करते करते बड़ी बहन की थोड़े पैसे पापा के मिले थे, बाकी मम्मी के इलाज में लग गए, उसे शादी कर दी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि या तो मैं पढ़ सकती थी, पैसे नहीं थे और रोटी भी खाने के नहीं होते थे क्योंकि मम्मी के इलाज में बहुत पैसे लगते थे। तो एक समय ऐसा आया, भैया बोला, उसने हाई स्कूल कर लिया था, तो बोला बहन तेरा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दी हाई स्कूल के बाद, और उसके बाद उसने मुझे पढ़ाया। आज उसी की बदौलत मैं एमए एलएलबी हूँ, इस काबिल हो पाई हूँ। मैं जो करना चाहती थी उसने मुझे कराया। उन्होंने मुझे म्यूज़िक में, मैं संगीत सीखना चाहती थी, उसने मुझे उसमें प्रभाकर कराया। और जहाँ मैं गाना गाने गई, यहाँ तक कि मुंबई तक मैं पहुँची, तो ये मेरे भाई का ही सपोर्ट था कि मैं वहाँ तक गई और गाना वगैरह गा के आई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा भैया बोला कि आप आगे भी पढ़ाई अपनी जारी रखिए, मैं चाहता हूँ आप एलएलबी करें, लॉयर बने। तो मैंने कि ठीक है भैया। तो मेरा भैया चाहता था तो इसलिए मैंने आगे एलएलबी करी। मैंने आनंद मोहन गुप्ता जी के पास प्रैक्टिस करी, लेकिन किसी कारणों से, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जाना पड़ता है, तो मैं पीसीएस
जे की तैयारी सेल्फ ही कर रही हूँ। अभी मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन तैयारी कर रही हूँ कि मेरा PCSJ में एग्ज़ाम निकल जाए तो बहुत अच्छा। भैया बोले उसकी तैयारी कीजिए आप। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे टाइम पास के लिए बुटीक खुलवा दिया। बोले आपने सिलाई कढ़ाई बुनाई में माहिर हासिल की है तो आप बुटीक खोल लीजिए, कपड़े भी और आपका टाइम भी रहेगा, पढ़ाई का आप जारी रखिए। तो फिर अब मैं अपना बुटीक चला रही हूँ। और जो मेरी पढ़ाई, जैसे मैंने बहुत मुश्किल का समय काटा, ट्यूशन पढ़ाया, तो मुझे लगता है कि बहुत बच्चे मैं देखती हूँ स्कूल के हैं जो खाली घूमते रहते हैं, दोपहर भर आम तोड़ लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो मैं उन्हें जो है घर पे बुलाती हूँ, अपनी दुकान पे बुलाती हूँ। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे दोपहर में दुकान पे, घर पे खाना खाने का, जल्दी से खाना खा के जाती हूँ मैं दुकान, और वहाँ पे बैठा के उन बच्चों को पढ़ाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। कुछ लड़कियाँ हैं जो बेचारी सिलाई सीख के अपने घर का, परिवार का पालन करना चाहती हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को सिलाई सिखाई है, और वो आज सिलाई सीख के जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। अब मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो हूँ लोगों को स्वाभिमानी बना सकती हूँ, वो अपना काम अपने आप कर सकते हैं। जो शिक्षा मैंने ली मैं उसे आगे बांटना चाहती हूँ। अच्छा, पूरी लाइफ में कौन से ऐसे मोमेंट थे जो गोल्डन मोमेंट थे, और कौन से ऐसे मोमेंट थे कि जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो इंसान कभी नहीं भूल पाता है, तो आपकी लाइफ के ऐसे कौन से मोमेंट थे जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे? एक तो ये कि मेरा जो भाई है उसने अपनी जैसे पढ़ाई छोड़ी और मुझे पढ़ाया, तो ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये है। और मेरे परिवार का सपोर्ट, अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे चाचा, मेरे और जो भाई बहन कज़न्स हैं, वो ये कहते हैं हाँ तू चढ़ जा, हमें यकीन है कि तू हर काम कर सकती है। यानी मेरे फैमिली सपोर्ट के जो है, सारा फैमिली सपोर्ट, और मोहल्ले का भी लोगों को ये पता है कि रुचि सारे काम कर सकती है, तो वो मुझे कह देते, तो मुझे यही गोल्डन मोमेंट है। सब मेरे हौसला और हिम्मत अफजाई करते हैं। जब मैं अन्ना हजारे जी के अनशन में गई थी तो मुरादाबाद से पहुंचने वाली एकमात्र मैं ही लड़की थी। ये भी मेरे लिए गोल्डन मोमेंट है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पे आ रहे थे और मैं उनके मंच पे उनके साथ थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत गोल्डन मोमेंट है कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और मेरे भाई ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, कुछ दुख के पल, कुछ इंसिडेंट कुछ इस तरह से? दुख के पल तो देखिए जी, पिताजी चले गए, माताजी जी 13 साल तक बिस्तर पे रही, लैट्रिन बाथरूम भी उनका हम ही ने किया, सब कुछ किया। तो इससे बड़ा दुख का पल तो कोई हो नहीं सकता। और आज हमारी माताजी आज भी डिप्रेशन में है, किसी से बात नहीं करती। बस इतना है कि जब से हमारी भाभी आई है उन्होंने मम्मी को इतना कर दिया कि वो बैठ के खाना खा लेती है, लैट्रिन बाथरूम बता देती हैं। भैया की शादी के बाद हमें ये सपोर्ट है कि हमारी भाभी हमारा बहुत ध्यान रखती हैं, हमें भी कुछ नहीं करने देती। जितना हमने स्ट्रगल किया वो किया, लेकिन हमारी भाभी हमें बहुत सपोर्ट करती है। आज हम पानी का गिलास भी नहीं उठाते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब मैं आया था तो मैंने देखा तो यहाँ पर डॉगी भी पल रहे हैं, कुछ पशु पक्षी भी हैं, तो क्या इनसे भी लगाव रखते हो? कितने टाइम से आप ही शौक है? जी, जी, मैं पशु पक्षी और डॉगी से लगाव करते थे। बचपन से ही हम जब बचपन में घूमने जाया करते थे, तो छोटे जैसे कोई बीमार कुत्ते का बच्चा है या वो है, उसे हम घर में ले आया करते थे। उसकी दवाई करा के डॉक्टर से और उसे घर भेज दिया करते थे। जैसे दवाई, यदि आँख किसी की फूटी हुई है तो उसकी आँख में ड्रॉप डाली, जब उसकी कीचड़-विचड़ आनी बंद हो गई, सही हो गया, तो उसे या तो घर भेज दिया या अपने पास रखा। एक टाइम में मेरे पास 15-16 डॉगी हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे क्योंकि मैं भी व्यस्त हो गई हूँ, तो मैंने अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 हैं। एक मेरा अभी 2 महीने पहले ही डॉगी एक्सपायर हुआ है, और जो मैंने एक डॉगी पाला था वो बिल्कुल मरता हुआ हालत में सड़क पे कोई दबा गया था, उसका ट्रीटमेंट करा के उसे सही करके मैंने रखा है। मुझे ये लगता है कि ज़्यादा ब्रांडेड डॉगी ना पाल के आप रोड साइड जो बेचारे मर रहे हैं जानवर, बेजुबान जानवर है, मुझे ये बड़ा बुरा लगता है कि लोग बेजुबान जानवर पे एसिड डाल देते हैं, मुँह में बम फोड़ देते हैं। क्यों? बेचारा जब वो कुछ कह नहीं सकता तो हम उसके साथ ऐसा क्यों करें? मुझे ये लगता है कि इंसान की सेवा जैसे लोग करते हैं, वैसे मुझे लगता है बेजुबान जानवर की सेवा करो तो ज़्यादा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो जाके किसी से बुराई नहीं करता है। अच्छा, समाज सेवा के साथ क्या आप पेंटिंग में भी रुचि रखते हैं? जब हम आपके घर में एंट्री कर रहे थे तो हमने देखा कि एक दृश्य वहाँ पर बनाया कोरोना से रिलेटेड, तो क्या आप पेंटिंग में भी रुचि रखते हैं? जी, जी, मुझे पेंटिंग में भी रुचि है, मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ। मेरा ये शौक है कि जैसे अभी मैं अपने घर की वॉल भी पेंट करी है मैंने, कार्ड पेंटिंग भी बनाई है, मंदिर में बढ़ई का काम भी सीख रही हूँ आजकल मैं कारपेंटर का, क्योंकि कोरोना में खाली टाइम बैठे हुए क्या करूँ, तो मैंने मंदिर का पूरा गेट वगैरह सब बनाया है, बच्चों का बैट सपोर्टर भी बनाया है। इसमें मेरे भाई ने बहुत साथ दिया मेरा, और हम दोनों बहन भाई मिलके कर रहे हैं, और पेंटिंग करना मेरा शौक है। अच्छा, एक बात बताएं, आखिरी जो महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपकी ज़िंदगी में सपने थे, जो ख्वाहिशें थी, वो पूरी हो गई, या अभी कुछ ऐसी ख्वाहिश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, सपने अगर हम छोटे देखेंगे तो छोटे सपने देखना अपराध है। अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये सपने पूरे हो गए, तो ये नहीं है, क्योंकि सपने बहुत ऊँचे हैं। अभी बहुत ऊँचाइयों पे जाना है, अपने पिताजी का और दादाजी का नाम इतना रोशन करना है कि लोग कहें कि ये रमो भाई साहब या रमेश भाई साहब की बेटी है, देखो ये कहाँ थी और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मैं अपने पिताजी का और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से ख़ास बातचीत करने के लिए, और साथ ही अमृत विचार इनके जज्बे को सलाम करता है
है क्योंकि विकलांग हैं और कहीं न कहीं एक मानसिक कमी होने शारीरिक कमी होने के बावजूद भी इनका हौसला और जज़्बा है कि आने वाले टाइम में चाहती हैं कि पीसीएसजे करें। हालाँकि परिवार से पूरी सपोर्ट मिलती है, भाभी हैं वो सपोर्ट करती हैं और इसके अलावा जो काफ़ी सारे काम सामाजिक कार्य हैं वो भी इस तरह के करती हैं। तो महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत नज़ारा हमने आपको मुरादाबाद के रेलवे कॉलोनी में दिखाया। फ़िलहाल इसी तरह से जुड़ी हम आपको जो ख़बरें हैं, जो न्यूज़ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, वो उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।